मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग को घर में ही रहना सेफ है, यानी सुरक्षित है। तो हम पढ़ रहे थे पदार्थ का वर्गीकरण, यानी रसायन शास्त्र क्लास 9वीं का दूसरा चैप्टर। तो इसमें हम लोग 5वीं भाग ये पढ़ेंगे। इससे पहले 4 भाग पढ़ लें। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, ताकि ये आपको समझ में आसानी से आ जाए। और विश्वास कीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो छोटी-छोटी बातों को कवर करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको आगे आने वाली किसी भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, यानी ये टॉपिक ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन पूरी बातों को मैं कवर करके और छोटे-छोटे पॉइंटों को लेकर चलता हूँ। इसीलिए आप इंतज़ार करके प्लीज़ पूरी वीडियो का बेसब्री से ना इंतज़ार करके बस अ, कृपया पूरी वीडियो का आराम से देखने की विलियन कोशिश बोलेंगे। करिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते ठीक हैं है, आज की अब क्लास में। इससे आगे संतृप्त विलियन। तो किसी निश्चित तापक्रम पर कोई निश्चित, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी तापक्रम पर क्वथनांक 100 है तो 100, या फिर 40 है किसी का तो 40 रहने देते हैं, यानी निश्चित तापक्रम कैसा होगा, निश्चित। तो निश्चित तापक्रम किसी विलायक को दी हुई मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुला देने पर प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु, मतलब कोई विलयन है, उसमें एक निश्चित ताप पर कोई वस्तु को खिलाएंगे, जैसे मान लीजिए जल है। ठीक है, अब जल में हम लोग चीनी को डालेंगे तो ऐसा तो होगा ना कि एक निश्चित मात्रा है इसमें घोला जा सकता है। अब उससे ज्यादा चीनी इसमें डालेंगे तो चीनी क्या होगा, वो बैठने लग जाएंगे, यानी जिस जल में जितना कण खाली स्थान होगा वही ना घोल पाएगा, बाद में होगी तो नहीं घुल पाएगा। तो पूरी मात्रा में घुल जाएगा तो वो विलयन कैसा कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। आ गया। अब संतृप्त विलयन के बाद विलयन जो होता है 3 प्रकार का होता है, या तो संतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, या फिर अति संतृप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए, इमेज के द्वारा देख देख सकते हैं आप लोग कि ये जो इमेज आपके सामने शो कर रहा है, पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब असंतृप्त विलयन। असंतृप्त में क्या है कि इसमें और भी मात्रा में कोई कण घोला जा सकता है। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड यानी संतृप्त, संतृप्त में अधिकतम मात्रा में ये घोला जा चुका है। ये कैसा संतृप्त है, मतलब कि इसमें ध्यान से देखिए तो बहुत सारा कण घोले जा, यानी अधिकतम मात्रा में। अब इससे ज्यादा जब घोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सुपर सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अति संतृप्त। देखो यहाँ पे ये घोला नहीं है, ठोस कण वैसे ही दिख रहा है, तो क्या है, अति संतृप्त है। पहले है अनसेचुरेटेड यानी अति संतृप्त। असंतृप्त ये क्या है, असंतृप्त। फिर है संतृप्त, फिर है अति संतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। तो असंतृप्त में क्या हो गया, अनसेचुरेटेड में, इसमें और मात्रा में विलय घोले जा सकते हैं। ये अधिकतम मात्रा में विलय इसमें घोला गया, लेकिन अब ये जो होता है, अगर विलय कण क्या हो सकते हैं, ठोस के रूप में अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस सब का डिफिनेशन भी हम लिख दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। असंतृप्त विलयन यानी किसी निश्चित ताप क्रम पर किसी विलायक की दी हुई मात्रा और अधिक मात्रा में घुलाए जा सके तो क्या कहलाएगा, वो असंतृप्त कहलाएगा। जैसे यहीं पर देखिए खाली स्थान और दिख रहा है, मतलब कि इसमें हम और भी मात्रा में कोई भी वस्तु को घोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो, अति संतृप्त होता है। जैसे यहाँ पे ये वस्तु जो है इमेज दिख रहा है, इसमें क्या है कि जितना घोला जा सकता था उससे अधिक डाल दिए हैं। तो अधिक डाल दिए तो क्या हो जाएंगे, वो कण अब पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त कहलाएंगे। तो तीनों क्लियर हो चुका है, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त क्लियर है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग का है वो है कि विलय की विलायता, यानी विलयन में जो विलय की मात्रा है वो कितनी है, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या है कि इसका सूत्र होता है, विलय की विलायता के लिए होता है, याद कर लीजिएगा, विलय की मात्रा बट्टा विलायक की मात्रा गुने 100, यानी विलय की मात्रा कितनी है, बट्टा में विलायक की मात्रा और गुने 100 कर देंगे तो विलय की यानी उसमें कितनी मात्रा में कण घोले जा सकते हैं,
यही मेरा हो जाएगा विलय की विलायत, यानी और मतलब कितना हम इसमें, जैसे यही बोल तो इसमें हम कितना कण को मिला सकते हैं। तो वही ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, विलय की मात्रा बट्टा विलाय की मात्रा गुने 100। विलय को हम लोग स्मॉल से, क्योंकि छोटे होते हैं, और विलाय की मात्रा यानी अधिक होते हैं तो बड़ा डब्ल्यू से, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू गुने 100 हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण के यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझते हैं कि विलय की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन दिख रहा तो इसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले सॉल्व करके देखिए, नहीं होता तो यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को 35 ग्राम में 9 ग्राम सोडियम नाइट्रेट घुला हुआ है। कितना ग्राम सोडियम घुला हुआ है, 9 ग्राम। सोडियम नाइट्रेट की विलयता ज्ञात करना है, यानी कितनी मात्रा में सोडियम उसमें घोला जा सकता है, यही हमको ज्ञात करना है। तो विलयन की मात्रा कितना दिया हुआ है, विलयन की मात्रा कितना है 35 ग्राम, तो लिख लिया यहाँ से विलयन की मात्रा बराबर 35 ग्राम। ठीक, उसके बाद विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितना है 9 ग्राम। कितना ग्राम है विलय की मात्रा, 9 ग्राम। तो इसीलिए विलयन की मात्रा क्या हो जाएगा, 35 माइनस 9 यानी 26 ग्राम। तो 26 ग्राम जो निकाले है उसी में ना, क्योंकि इसमें तो हम 9 ग्राम मिला चुके हैं। अब 26 ग्राम जो हम लोग का बिलियन बच रहा है, उसी बिलियन में ना हम लोग किसी वस्तु को मिलाएंगे। तो विलायता बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा, यानी विलय की मात्रा कितना है 9 बटा में विलाय की मात्रा यानी 26, तो 9 बटा 26 गुने 100, यानी जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34.6। एक क्वेश्चन हो गया। आगे आगे किसी बिलियन की दी हुई, यानी बिलियन का सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी मात्रा में वो क्या होगा कि जल कम हो जाएंगे और जल से अधिक जो भी मिलाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो किसी बिलियन बिलियन का सांद्र अगर निकालने के लिए बोलेगा, तो किसी विलियन में दी हुई मात्रा या आयनन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन का सांद्रण कहते हैं। जैसे विलयन का सांद्रण हमको निकालना है, तो विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुने 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान गुने विलयन का आयतन गुने 100। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम। एक उदाहरण इसका भी समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा, कि 30 ग्राम जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिलाने पर प्राप्त विलयन का सांद्रण ज्ञात करें। क्या बोल रहा कि 30 ग्राम जल है, 30 जल की मात्रा कितनी है 30 ग्राम, 40 ग्राम साधारण नमक मिलाने पर प्राप्त विलयन का सांद्रण बोला ज्ञात करने के लिए। तो विलाय की मात्रा 300 ग्राम, विलय की मात्रा 40 ग्राम, तो विलयन की मात्रा कितना हो जाएगा, यानी टोटल विलयन जो यानी विलायक उसमें मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो विलयन। तो 300 प्लस 4 यानी 340 ग्राम कुल बिलियन की मात्रा हो गया ना। अब उसी में हम लोग सांद्रण का ज्ञात करेंगे, तो बिलियन का सांद्रण बड़ा हो जाएगा विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा गुने 100, यानी 40 बटा 340 गुने 100 यानी 11.76। तो निलंबन किसे कहेंगे, सस्पेंशन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वैसा विषमांग मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के विलायक के संपूर्ण भाग में निलंबित रहते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई देता है, निलंबन कहलाता है। गड्ढे का मटमैला जल, गड्ढे में आप देखे होंगे जल गड्ढे में जो जल होता है उसमें मिट्टी कण क्या होते हैं, मेले होते हैं ना। तो क्या कहलाएंगे, देखिए जैसे इस उदाहरण में देखिए ये जल है, अब इसमें छोटे छोटे कण क्या है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो देखने से पता चल रहा है ना कि ठोस के कण इसमें क्या हो रहा है, देखे जा सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, निलंबन का। जल में बालू या चौक, जल में अगर हम बालू को मिला दे तो किसका उदाहरण हो जाएगा, निलंबन का। लेकिन ये जो विलियन दिख रहा है, विलियन यानी सोल्यूशन, ये नमक और पानी का मिश्रण या फिर चीनी या पानी का मिश्रण। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर नमक यहाँ पे कण है, क्योंकि ये पूरी तरह मिला हुआ है, तो विलियन ये हो गया निलंबन। और देखते हैं क्या है आगे, जो है निलंबन के गुण, यानी जो निलंबन है इसका गुण। तो निलंबन का गुण क्या होगा कि निलंबन एक विषमांग मिश्रण है। यहाँ पे देखिए ये क्या ऐसा है, विषमांग है ना, यानी इसके कण सभी संगठनों में क्या है, अंतर है, यानी को वहां पर छोटे हो कहीं पे बड़े हो, कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े। दूसरा
निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते, इससे उनका मार्ग दिखाई पड़े। अगर इससे हम प्रकाश को गुजारेंगे ना तो उसको क्या करता है, वो फैला देता है, यानी इससे टक्कर होगा, फिर इससे टक्कर होगा, फिर इससे टक्कर, यानी सभी से टकराने लगेगा ना, तो टकराने के बाद उसको फैला देगा। निलंबन को स्थिर छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः निलंबन अस्थायी होता है। यानी थोड़ी देर मात्रा के लिए इसको हम छोड़ देंगे तो जो भारी कण है वो नीचे पेंदी में आके बैठ जाएंगे ना, तो पेंदी में आके बैठ जाएंगे तो यानी नीचे ये बैठ सकते हैं। चौथा, निलंबन के कणों का व्यास 10⁻7 मीटर या इससे अधिक होता है। तो ये हो गया मेरा निलंबन। आगे है कोलाइड। कोलाइड विलयन की वह अवस्था, क्या हुआ कि विलयन की वह अवस्था जिसमें विलय के कण, क्या होना चाहिए, विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के मध्यवर्ती होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोलाइड का उदाहरण क्या है कि कोलाइड की अवस्था क्या होगा, ये विलय कणों क्या होगा कि विलयन और निलंबन के बीच में, यानी विलयन ये हो गया, विलयन यहाँ पर है और निलंबन यहाँ पर इसके बीच में, ये देखिए ये क्या है, बीच में है ना, तो ये बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, यानी बीच वाला हो गया। तो ये कोलाइड हो गया। अब इसके भी कुछ गुण, जैसे दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट। अब कोलाइड के भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ गुण होंगे, तो इसके भी गुण को हम लोग देख लेते हैं। अब कोलाइड के, कोलाइडी विलयन के गुण, कोलाइडी विलयन के गुण, कोलाइडी विलयन क्या होगा, विषमांग होते हैं, इसमें परिक्षेपित माध्यम को माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं, नंगी आंखों से इसको हम नहीं देख सकते। दूध के जो कण होते हैं, क्या आप उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। बी में कोलाइड कण को छन्ना पत्र पार कर सकते हैं, यानी कोलाइड कण छन्ना पत्र छानेंगे तो एक ओर से दूसरे ओर जा सकते हैं। इसके कण अस्थायी होते हैं। दूध का फटना एक कॉग्युलेशन का उदाहरण है। इसके कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से गमन करते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं, यानी टेढ़े मेढ़े मार्ग से जो जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे पहला में है ठोस, ठोस यानी परिक्षिप्त अवस्था जो होगा वो कैसा होगा, ठोस। परिक्षेपण माध्यम जो है यानी उसमें माध्यम जो स्थित है, परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी का निकाय कहलाएगा वो। और उसका उदाहरण ये चारों देखेंगे। तो पहला है ठोस, ठोस यानी परिक्षिप्त अवस्था ठोस रहेगा, परिक्षेपण माध्यम ठोस, तो ये क्या कहलाएगा, ठोस। चलो इसका उदाहरण हो गया कुछ रंगीन कांच एवं रत्न प्रस्तर जो होगा, रंगीन कांच जो होता है ना, कांच, तो कलर भी ठोस रहेगा और कांच भी ठोस रहेगा, तो क्या हो गया, वो ठोस सॉल का उदाहरण हो गया। दूसरा, दूसरा में है ठोस यानी परिक्षिप्त अवस्था रहेगा ठोस और परिक्षेपण माध्यम रहेगा द्रव, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल कहलाएगा। अब सॉल जैसे उदाहरण हो गया पेंट। पेंट में जो होता है, पेंट में क्या होता है कि जो कलर होगा वो किस अवस्था में रहेगा, यानी परिक्षिप्त अवस्था में ठोस में रहेगा, और कलर में जो पेंट होगा उसमें जल जो हम लोग मिलाएंगे, जल की उस अवस्था में होता है द्रव, तो क्या कहलाएगा, सॉल कहलाएगा। आगे तीसरा में ठोस गैस का, आगे क्या है, ठोस गैस। तो ठोस गैस यानी परिक्षिप्त अवस्था रहेगा ठोस, परिक्षेपण माध्यम रहेगा गैस, तो कहलाएगा एरोसॉल। क्या कहलाएगा, एरोसॉल, यानी ठोस गैस का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, एरोसॉल। जैसे हो गया धुआं, धूल। धूल में क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं वो किस अवस्था में होता है, ठोस में, और धूल के कणों के बीच में जो वायु मौजूद रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस। तो धुआं जो हो गया किसका उदाहरण है, तो एरोसॉल का। धुआं किसका उदाहरण है, एरोसॉल का। आगे है कि परिक्षिप्त अवस्था रहेगा द्रव और परिक्षेपण माध्यम रहेगा ठोस, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। अब जेल का उदाहरण पूछेगा एग्जाम में कि पनीर किसका, किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, तो पनीर किसका उदाहरण है, जेल का। जेल में क्या होता है कि परिक्षिप्त अवस्था द्रव रहता है और परिक्षेपण माध्यम ठोस। पनीर में देखिए कि पनीर में पानी किस अवस्था में हो गया, द्रव, और जो दूध का जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, यहाँ पे ठोस है ना, तो ये किसका उदाहरण हो गया, जेल का। तो जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, पनीर मक्खन जेली। आगे है कि परिक्षिप्त अवस्था रहेगा द्रव और परिक्षेपण माध्यम रहेगा द्रव, उस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इमल्सन या फिर पायस। इसका उदाहरण हो गया दूध। दूध में क्या होता है कि पानी और दूध का मिश्रण होता है, तो किसका उदाहरण हो गया, पायस यानी इमल्सन का। आगे है एरोसॉल। एरोसॉल में होगा द्रव और दूसरा होगा गैस, यानी परिक्षिप्त अवस्था हो गया द्रव और
परिक्षेपण माध्यम हो गया गैस, तो ये हो गया एरोसॉल का उदाहरण, धुंध हो गया, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे, ये किसका उदाहरण है? एरोसॉल का। इसको सही से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। आगे गैस और ठोस, तो इसको हम बोलेंगे ठोस सॉल। ठोस सॉल का उदाहरण है प्यूमिस पत्थर, फोम, रबर, ये किसका उदाहरण है? ठोस का। आगे फोम, फोम में गैस और द्रव होगा, जैसे फैन हो गया, फेंटी गई क्रीम, साबुन का जो झाग है वो किसका उदाहरण है? फोम का उदाहरण है। ठीक है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ये सही से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है और ये खासकर आगे आपको बहुत काम आएगा। तो इसको निश्चित रूप से आप याद कर ही लीजिएगा, चाहे वो जैसे आप करिए उसको याद कर लेना। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे अब जो बाकी रह गया है उसको हम लोग अब खत्म कर ही लेते हैं। तो देखिए अब आगे है टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल प्रभाव हम लोग किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की कण किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। यानी जब प्रकाश के कण किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। यह प्रभाव सबसे पहले टिंडल साहब ने देखा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। हाँ, इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है? कोलाइडी विलयन है, कोई कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन मतलब क्या? विलयन और निलंबन के बीच में इसके कण होगा। तो जब इससे प्रकाश को गुजारा जाता है ना तो इसका एक मार्ग दिखाई देने लगता है। अब ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है ना, इसी मार्ग को दिखाई देने को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। यानी जो मार्ग दिख रहा है इसी को हम लोग कौन सा प्रभाव बोलते हैं? टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता। तो मेरा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में, इसका क्वेश्चन आंसर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। आप इस चैप्टर को पूरा देखने के बाद थ्योरी का रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन पहले खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सभी सही सही बन जाता है तो आप सही से वीडियो देखे हैं, सही से आप पढ़े हैं, सही से आप समझे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो मतलब कि आप क्या किए हैं, समझ आइए आप क्या किए हैं।